हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज फिर नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये क्या है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन? मतलब कि हम पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी आसानी से रिवाइज कर लें। ऐसा क्योंकि भाई हमारे टेस्ट और एग्ज़ाम बहुत ही होते रहते हैं, टेस्ट एग्ज़ाम। तो इस बीच लगता है कि भाई हम पढ़ तो चुके हैं, रिवीजन कर लें। तो ये वीडियो आपके उस रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये रिवीजन जो है वो है आज का क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है क्षितिज भाग 2। उसका अध्याय है 4 आत्मकथ्य। आत्मकथा होती है पर ये आत्मकथ्य क्या है बिल्कुल बताते हैं। ये पाठ जो ये हमारे पास जो ये कविता आई है ये लिखित है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी ने जो है ये इसलिए लिखा क्योंकि वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। ऐसे तो आत्मकथा जो होती है वो गद्य साहित्य में होती है और ये तो हम काव्य पढ़ रहे हैं। तो कोई कविता में अपनी आत्मकथा लिख सकता है? इज इट पॉसिबल? तो जयशंकर प्रसाद जी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, तुम अपने बारे में लिखो लिखो लिखो। तो उन्होंने फिर ये एक कविता के रूप में हमारे सामने रखी। तो इसमें उन्होंने अपने ना लिखने का कारण भी बताया है, अपनी एक प्रेमिका के बारे में भी बताया है। तो बहुत ही मिला जुला के सारी फीलिंग्स है जिसे इन्होंने बहुत ही आसानी से हमारे सामने व्यक्त कर दी है। तो ये जो हम आज वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें हम सबसे पहले तो हम कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके सार को समझेंगे और कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। तो इस तरीके से हम फटाफट पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कविता आ रही है हमारे सामने। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यहाँ पर अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि इस पूरे संसार में देखिए कवि यहाँ जो चीज बोल रहे हैं उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मधुर गुनगुनाकर कह जाते, तो यहाँ पर क्या है, मधुप मतलब भौरे गुनगुनाकर बहुत कुछ कह जाते, लेकिन इसके पहले ये बोल रहे हैं कि इस संसार में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातें कह रखी हैं, ऑलरेडी कह रखी हैं। तो क्या जरूरत है मैं अपनी कहूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज, मतलब अब तो सिंपल है कि गिर रही हैं पत्तियां। तो यहाँ पर ये पत्तियों से तात्पर्य मतलब कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या है अपनी जीवन गाथा लिखकर अब समाप्त हो चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। इस पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों के जीवन इतिहास, यानी कि बहुत सारे लोगों ने आत्मकथा लिखी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है। ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, और अगर मैंने अपनी लिख दी, जो इन लोगों ने तो लिख के गए हैं, और ये लोग अगर मैंने अपनी लिख दी तो मेरी सुनकर ये लोग व्यंग करेंगे, बहुत हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास कहने के लिए ही कुछ नहीं है। उन लोग के पास था तो उन्होंने आत्मकथा लिखी। अब तुमसे कह रहे हो आत्मकथा लिखो, मेरे पास तो लिखने को नहीं, और अगर मैंने लिख दी तो सब लोग पढ़कर हंसेंगे। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और इतना सब मैंने तुमको बता दिया तब भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता यानी कि अपनी आत्मकथा लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति, तुम जब उसको पढ़ोगे तो तुम बड़ा ही तुमको आनंद आएगा, उपहास करोगे, लेकिन मेरी तो गागर खाली है, मेरे पास कुछ ही नहीं है लिखने के लिए, कुछ है ही नहीं मेरे पास। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे जीवन के सारे रस ले लो, यानी कि मैं लिख दूं तुम उससे बड़ा प्रभावित हो, और ये जो मेरी आत्मकथा में कुछ है ही नहीं, और इससे सब कुछ लेकर मेरे पास जितना बचा है तुम उसे भी खाली कर दो, यानी कि जो कुछ एक तो ऐसा है ही नहीं, और जो है भी उसको भी तुम मेरे जीवन से या मेरे पास से लेकर चले जाओ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी व प्रवंचना औरों की ही दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे कहूं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की,
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर वो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो अब यहाँ बता रहे हैं अपनी जो उनकी अधूरी प्रेम कहानी थी, अब उसके बारे में बताना जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी व प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। मतलब मैं यहाँ वो बताने जा रहा हूँ, यहाँ मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं जो है तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए बात को बताऊं लेकिन मैं वो सब कुछ जो भूल गया था मैं वो फिर से बताने जा रहा हूं। मैं यहाँ अपनी प्रियतमा की हंसी उड़ाने के पर्पज से ये बात नहीं बता रहा हूं। क्या जो चीजें मैं भूल गया था अब मैं उसको फिर से याद कर रहा हूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, जब वो मेरे पास थी, यानी कि जब हम दोनों साथ थे तो वो बहुत चांदनी रातें जो है वो बहुत ही सुंदर थी। कैसे मैं अब उन दिनों की बहुत ही मधुर गाथा तुम लोग को सुनाने जा रहा हूं जब वो उन चांदनी रातों में मेरे साथ हुआ करती थी। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, वो बहुत मतलब हम लोग आपस में बातें करते खिलखिलाते हंसते रहते थे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मैं उसके स्वप्नों में खोया रहता था मगर वो स्वप्न मुझे मिला नहीं, मतलब वो मेरे जीवन में आ ही नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, मतलब मैं उसको गले लगाने वाला था, अर्थात वो मेरे जीवन संगनी बनने वाली थी लेकिन उससे पहले ही वो मुझसे कहीं दूर चली गई। जिसके अरुण कपोलों में मत वाली सुंदर छाया थी, मतलब उसके जो अरुण मतलब जो लाल लाल गाल थे वो बहुत ही सुंदर थे, उसमें उसके कपोलों उसके होठों में ही मेरा पूरा जीवन बसा हुआ था। अनुरागनी उषा लेती जिस सुहाग मधुमना, और उसके गालों की जो लालिमा थी उससे ही उषा अपनी उषा मतलब कब होता है, जब सुबह का समय होता है तो उस समय जो है लालिमा रहती है आसमान में ना, तो वो लालिमा भी जो है वो मेरी प्रेयसी के गालों से ही लेती थी उषा। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पंथी को पंथा की, सीवन की अधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की ही सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मन व्यथा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसकी याद जो है ना, उसकी जो उनकी प्रेयसी की जो याद है वो मुझे किस तरीके से सहारा देती है, जैसे कोई थका राही हो और वो कहीं छां में बैठकर आराम करे, तो उसकी जो यादें हैं वो मुझे उसी प्रकार सहारा देती हैं। सीवन की अंधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा को, अब मैं जिस दुख, यहाँ पर इसका मतलब है जो मैं सिल चुका हूं उस अपनी गुदड़ी को, गुदड़ी मतलब क्या होता है, एक पुराने कपड़ों की सिल के गद्दी बना ली जाती है, तो वही उन्होंने बोला है कि मैं अपनी उस पुरानी गुदड़ी को जो है सिलकर बंद कर चुका हूं, लेकिन अब तुम मुझे उसे उधेड़ने के लिए क्यों कह रहे हो, मतलब अर्थात मैं अपनी उन यादों को दबा चुका हूं, तुम उन्हें फिर से याद करने को क्यों कह रहे हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मेरा जीवन तो छोटा है लेकिन अब मेरा जीवन जो है ये बहुत ही छोटा बचा है और मेरी कथाएं बहुत बड़ी हैं, मैं कैसे कहूं इसमें, मतलब मेरा जीवन अभी कम पड़ जाएगा इन कथाओं को लिखने के लिए। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और मैं चुप रहूं, मतलब मैं अपनी आत्मकथा ना लिखाऊं, दूसरों की आत्मकथाओं को पढ़ता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अगर मेरी आत्मकथा में लिख भी लेता हूं तो तुम क्या कर लोगे मेरी आत्मकथा को जानकर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मतलब मेरा जो है मेरी जो जितनी भी तकलीफें थी वो थक कर सो चुकी हैं, अर्थात वो कहीं दूर जा चुकी हैं, अभी उनको कहने का समय नहीं है। तो ये थी जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा जिसे वो नहीं लिखना चाहते थे लेकिन तब भी हमारे सामने संक्षेप में रख दिया। अब इसके सार को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया,
जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक ना एक दिन मुरझाई हुई पत्तियों सा टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस तरह हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का ना मिलना हो या फिर मित्रों द्वारा धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करें। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता और दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहां एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। कि मतलब बहुत ही सादे व्यक्ति थे मगर बहुत ही महान थे कि अपनी वाहवाही नहीं करना चाहते थे। तो ये हमने सार समझ लिया। अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं कहना चाहता? क्या कारण है कि वो अपनी आत्मकथा का वर्णन नहीं कर रहे हैं? कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वह साधारण व्यक्ति है। वह नहीं चाहता कि अपने जीवन के व्यक्तिगत क्षणों के विषय में दूसरे लोगों को बताए, क्योंकि लोग उसका उपहास करेंगे। होता है ना, हमारी पर्सनल बातें होती हैं, हम क्यों दूसरे को बताएं? तो वो अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवि को क्या आशंका है? किस बात की आशंका है? कवि को आशंका यह है कि उनकी कथा सुनने वाला अर्थात उनका प्रिय ही तो वह नहीं ही जिसने उसके जीवन की गागर खाली की हो, कहीं ही उसी ने तो नहीं कवि की गागर से रस लेकर अपनी गागर में भर लिया हो, कवि के जीवन का रस प्रिय के जीवन में जा पहुंचा हो। अर्थात उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई थी, तो उनको लग रहा था उनके जीवन का जितना सुख, जितनी सुंदरता, सब कुछ था वो प्रेयसी अपने साथ ले जाकर उसने अपने जीवन में, होता ना, एक घड़े में रस है दूसरा में नहीं है, तो वो एक घड़े से दूसरे में डाल लो। तो मतलब ये कवि हैं और ये उनकी प्रेयसी है। तो कवि के जीवन का जितना रस था वो प्रेयसी जब तक उनके साथ थे तो उनके घड़े उनके पास था, लेकिन जैसे ही उनसे दूर गई उनके जीवन का सारा रस जो है उसने अपने जीवन में ले लिया। तो कवि के पास में कोई भी रस के तात्पर्य है खुशी, आनंद, उल्लास, ये सब उनके जीवन में नहीं बचा था। प्रश्न संख्या 3 है, कवि खाली करने वाले किसे कह रहा है और क्यों? उन्होंने खाली करने यानी कि जो उनके जीवन रूपी घड़ा है उसको खाली करने की बात कही। तो किससे बोला कि किसने खाली कर लिया है और क्यों खाली किया है? तो आत्मकथ कविता में कवि अपने उन मित्रों को खाली करने वाला कह रहा है जिन्होंने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहा है। जो उनके मित्र बोल रहे हैं कि आत्मकथा लिखो, क्योंकि कवि के निजी अनुभव बहुत ही कटु रहे हैं, मतलब ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रही, जितने एक्सपीरियंस है बहुत ही बैड रहे हैं उनके। हो सकता है उनके साथ के साहित्यिक मित्रों ने ही उनकी खुशी और उन्नति में बाधा डाली हो। मतलब जो उनके साथ के जो साहित्यिक मित्र थे, फ्रेंड्स थे, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है शायद उन्होंने ही हमारी खुशी में, मेरी उसमें जितना भी सब था वो सब हमारे रस ले लिया, तभी तो मेरे साहित्य में नहीं आ पा रहा। इस प्रकार उनके जीवन को वंचित करने की कोशिश की। मतलब उनके मित्रों ने ही उनकी कविताओं से, उनके जीवन से रस लेकर अपनी कविताओं में भर लिया है। कंथा से कवि का क्या आश्रय? कंथा शब्द का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है आखिरी की कुछ पंक्तियों में, उसका क्या मतलब होता है? कंथा का आश्रय है गुदड़ी। मैंने बताया था ना, पुराने कपड़ों के बना हुआ एक कपड़ा होता है, सिल के उसको एक गद्दी नुमा बना लेते हैं। इसका प्रतिकार्थ है कि कवि का जीवन गुदड़ी के समान नगण्य है। मतलब वो ऐसा होता है कि आप उसको बना तो लेते हो मगर वो देखने में इतना अच्छा नहीं होता। तो गुदड़ी जिसको कोई देखना नहीं चाहे, इस्तेमाल ना करना चाहे, उस तरह का होता है। उन्होंने किसी प्रकार की महानता नहीं की, वह बहुत साधारण मनुष्य है, यानी कि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसे कहा जा सके। तो उन्होंने बोला है ना कि मैंने अपनी वो गुदड़ी सिल ली, ये अब तुम उसको क्यों उधेड़ रहे हो? अर्थात मेरा वो जो जीवन था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, मैं उसको सिल के कहीं दूर रख चुका हूँ, मगर तुम अब उसकी सिलाई को खोलने के पीछे क्यों पड़े हो?
तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर था इसका फटाफट हमने रिवीजन आपको करा दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस जो पूरी कविता में है जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, पूरी तरीके से क्लियर होगा। फिर से बोल रही हूँ, इस रिवीजन को करने से पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं। तो अब इन वन शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वन शॉट रिवीजन। आप इस वन शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है? 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए आप सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।